and I welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family। हम हमारी इकोनॉमिक सीरीज का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कशन किया था। हमने डिस्कशन किया था अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। डिस्गाइज अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कशन किया, प्रॉब्लम के बारे में, है ना, कि हमारी जो कंट्री है वो अंडर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रही है। ये तो हमने पढ़ लिया, मतलब हमने प्रॉब्लम को तो पढ़ लिया। अब बात किसकी करनी है, अब बात करनी है हमें सॉल्यूशन की, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ना प्रॉब्लम कब तक रहती है, मतलब प्रॉब्लम एक क्वेश्चन मार्क कब तक होता है हमारे लिए, जब तक उसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। और देखो अगर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो प्रॉब्लम थोड़ी ना रहेगी, है ना। अब जैसे आप खुद भी देखो, आप एज ए स्टूडेंट हो, अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है ना। हिस्ट्री भी हमें पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी हमें पढ़ना है, सिविक्स है, हमारे पास ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स से मेनी मोर थिंग। प्रॉब्लम तो है और ऊपर से बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है। बट देखो प्रॉब्लम ही रह जाएगी जब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। आप यही सोचते रह जाओगे मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मैं कैसे करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। पर अगर आप उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढोगे, है ना, तो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो सेम उसी वे में हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी कंट्री प्रॉब्लम को फेस कर रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को। अब जो हम आज बात करने वाले, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्या करेंगे, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मतलब बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं। अब देखो हमने प्रीवियस वीडियो में जो लक्ष्मी का एग्जाम्पल लिया था, है ना, और वहां से हमने क्या डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और साथ ही साथ मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कंट्री में जो मतलब उनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट तो ये है कि मतलब वो काम तो कर रहे हैं पर वहाँ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। बट कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास कंप्लीटली मतलब काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमें वही वेज देखने हैं कि किस तरह से हम लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो हमने लक्ष्मी का एग्जाम्पल लिया था, जिसके पास 2 हेक्टेयर की लैंड थी, है ना, सिर्फ ओनली 2 हेक्टेयर की, और वहाँ पर फैमिली के 5 लोग काम कर रहे थे, है ना, मतलब अननेसेसरी वो उसी काम में लगे हुए थे। 5 लोगों की जरूरत नहीं है, मतलब एक पर्सन भी वहां पर इनफ है उस फार्मिंग को करने में, उस फार्म को चलाने में। बट वहां पर अननेसेसरली 5 लोग काम कर रहे थे, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखो क्या होगा, जो अगर 2 हेक्टेयर जो प्लॉट है, उनका जो लैंड है वो क्या है, अनइरिगेटेड है ना, इरिगेटेड नहीं है वो, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा था कि वहां वाटर फैसिलिटी नहीं है। और इसलिए लक्ष्मी जो है वो पूरे साल भर रेन पे डिपेंड होती है। वो एक ही तरह की क्रॉप ग्रो कर पाते हैं कि बारिश आएगी तो फसल हमारी हो पाएगी। तो पूरा साल भर उन्हें क्या वेट करना पड़ता है, बारिश का वेट करना पड़ता है। पर वहीं पर अगर ये तो प्रॉब्लम है, पर अगर हमारी गवर्नमेंट क्या करे, उनके लिए कुछ पैसे स्पेंड करे या हमारे बैंक उन लोगों को लोन प्रोवाइड कर दे, तो इससे क्या होगा, वो अपनी फैमिली के लिए कुएं वगैरह खुदवा पाएंगे। और कुएं खुदवा पाएंगे तो उनकी जो वाटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और वो अपनी लैंड को क्या कर पाएंगे, इरिगेट कर पाएंगे। अभी तक अनइरिगेटेड लैंड है ना, तो अब हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि हम इरिगेट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट करेगी, उन्हें मनी प्रोवाइड करेगी या हमारी बैंक उन्हें लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगी, तो वो अपनी इस प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, सॉर्ट आउट कर पाएंगे। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप। और वो अपनी लैंड को इरिगेट कर पाएगी और फिर उसको रेन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो वो सीजनल क्रॉप को भी ग्रो कर सकती है, मतलब खारिफ क्रॉप के सीजन में खारिफ क्रॉप ग्रो कर सकती है, राबी क्रॉप के सीजन में वो क्या कर सकती है, राबी क्रॉप ग्रो कर सकती है। मतलब सीजनल क्रॉप भी वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अब पानी आ गया तो रेन पे डिपेंड होने की नीड ही नहीं है। अब वहीं पर देखो एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है हमने, है ना। अब देखो वहीं पर क्या हो, दैट 1 हेक्टेयर ऑफ व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। अगर हम सपोज करें कि उनके पास कितने हेक्टेयर लैंड थी, 2 हेक्टेयर, उसमें से अगर 1 हेक्टेयर लैंड जो है, अगर हम उसमें व्हीट ग्रो करते हैं और वो 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कितने डेज के लिए, 50 डेज के लिए, है ना। और
so two more members of a family can employed in her own field, कि वहीं पर क्या होगा कि उनकी ही फैमिली के 2 लोग उसी सेम लैंड पे क्या हो पाएंगे, एम्प्लॉयड हो पाएंगे। क्योंकि अभी तक देखो क्या हो रहा था, 2 हेक्टेयर लैंड थी और उस पर 5 के 5 लोग लगे हुए थे, है ना। पर अब क्या करा, अब पानी की फैसिलिटी भी हो गई, पानी की दिक्कत दूर हो गई, तो इनको डिवाइड कर दिया हमने 1 हेक्टर और 1 हेक्टर। अगर 1 हेक्टर में 2 लोग लगे हुए तो ये जो वाली लैंड खाली है तो इस पे वो दूसरी क्रॉप भी तो ग्रो कर सकते हैं और 2 लोग यहाँ पर क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर अब देखो 2 अपना अलग काम कर रहे हैं, 2 अपना अलग काम कर रहे हैं, तो एक ही साल में 2 अलग अलग तरह की क्रॉप क्या हो पा रही, ग्रो हो पा रही है। तो ये हो गया सॉल्यूशन कि वो अपनी ही लैंड पे एम्प्लॉयड हो गए। अब अगर सपोज करो कि डैम्स वगैरह बनते हैं, डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, कैनाल्स वगैरह उनकी खुदवाई होती है ना, तो इससे क्या होगा, उनका जो फार्म वगैरह, देखो कैनाल्स वगैरह इसीलिए खुदवाए जाते हैं, जो नहरें वगैरह होती हैं, ताकि पानी की दिक्कत दूर हो सके। अब पानी की दिक्कत दूर होगी तो ऐसे कितने ही फार्म क्या हो पाएंगे, इरिगेट हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर पानी मिल पाएगा। दिस कुड लीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और देखो जब डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन ऐसे तो होता नहीं है, वहाँ लेबर्स की नीड होती है, तो कितने ही लोगों को उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। और साथ ही साथ जो ये पानी की प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं डैम वगैरह, तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, अब हम सपोज करते हैं कि लक्ष्मी और ऐसे ही जो अदर फार्मर्स हैं वो पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है, पानी की दिक्कत दूर हो गई तो वो पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग गए, है ना। अब दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, उनको कुछ बेचना भी तो होगा ना, तभी वो क्या कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। अब प्रोडक्शन तो कर लिया हमने, पर उन्हें जब तक हम मार्केट में सेल नहीं करेंगे तो बेनिफिट कहाँ से होगा, बेनिफिट हमें हो ही नहीं पाएगा। अब इसके लिए उन्हें क्या नीड होगी, ट्रांसपोर्ट की नीड होगी ना, कि हम आसपास के टाउन में भी उनको क्या कर पाएँ, सप्लाई कर पाएँ। अब ऐसा तो नहीं हमारे गुड्स के पैर वगैरह हैं कि वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे हमारे साथ, नहीं होता। ह्यूज अमाउंट में जब क्वांटिटी में गुड्स जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट की नीड हमें होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी ही, सही है ना। नहीं तो फिर हमारा एरिया क्या हो जाएगा, मतलब छोटा सा ही एरिया बनकर रह जाएगा कि हम हमारे ही विलेज में सेल कर पाएंगे। और विलेज में तो और मतलब मोस्टली लोग क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी क्रॉप्स वगैरह को हमारे आसपास के टाउन्स में बेचना है, वहाँ सिटी में बेचना है, क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों की क्या है, कमी है। तो वहाँ से हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, इसलिए ट्रांसपोर्ट की नीड है। अब अगर फिर हमारी गवर्नमेंट हमारी थोड़ी सी मदद कर देगी और क्या करेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन पे कर देगी, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स के स्टोरेज पर कर देगी, जो रेयर हाउसिंग वगैरह है, ताकि उनकी जो फसल है फार्मर्स की वो क्या हो सके, सेफ रहे और मतलब टाइमली जब अवेलेबल नीड है मार्केट में तो वो अवेलेबल करवा पाए। नहीं तो ऐसा होता है ना, देखो अगर एक सीजन में उनको अगर हम स्टोर करके नहीं रखेंगे तो जब वो वापस टाइम आएगा तब तक तो क्रॉप खराब हो जाएगी। तो अगर हमारी गवर्नमेंट इन पर खर्चा कर देती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बहुत खर्चा किया जाता है, हम सुनते हैं ना वो अनाज मंडी है ना, अलग अलग जगह पर ये मंडी बनाई जाती है, तो यहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं, वो वहाँ पर आते हैं और अपनी क्रॉप्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, स्टोर करके रखते हैं जब तक उनको आगे अपना उसका अच्छा प्राइस ना मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ होगा, या फिर मेक्स बेटर रूरल रोड्स सो दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर, सेवरल फार्मर्स है ना लाइक लक्ष्मी नाउ हैव एक्सेस टू वाटर। अब देखो या तो वो क्या करें, अगर ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन और इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो ये कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दे दे। रूरल रोड्स की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब होती है, तो उनकी कंस्ट्रक्शन पर अगर काम कर दिया जाए तो छोटे छोटे जो ट्रक्स हैं वो ईजिली क्या कर सकते हैं, सप्लाई का काम कर सकते हैं, है ना, कि एक जगह से वो दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि इससे मतलब फार्मर्स, लक्ष्मी जैसे कई फार्मर्स को पानी तो मिल गया, अभी तक के जितना भी हमने पढ़ा, इरिगेशन प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई, ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं। बट आप ये बताओ कि लक्ष्मी या उसके जैसे फार्मर अब क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, अपनी क्रॉप्स को सेल भी कर पाएंगे। और ये जो एक्टिविटी है इससे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, उनके साथ साथ बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा जो ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं।
क्योंकि उनके पास पहले एम्प्लॉयमेंट ही नहीं था। तो देखो जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, सही है ना। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, डिमांड है, तो डिमांड होगा तो उनकी सर्विसेज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे प्रोडक्शन सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा, हमारे सेकेंडरी सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा, तो टर्शरी सेक्टर में तो ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। अब ये बताओ कि क्या फार्मिंग करने के लिए सिर्फ पानी ही इनफ होता है? पॉसिबल है नहीं। ये आपको मैं एक पूरा खेत दे देती हूँ भरपूर पानी, क्या इससे चावल उगा पाओगे? नहीं ना, क्योंकि हमें एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी एसेंशियल है ना, पानी के बिना काम नहीं होगा। पर उनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जैसे सीड्स हो गए, है ना, फर्टिलाइजर्स की हमें नीड होती है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की नीड होती है ना, ट्रक्स वगैरह से इरिगेशन आजकल तो किया जाता है, पहले बेलों वगैरह का यूज़ होता था। अब जो हमारे पुअर फार्मर्स हैं वो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगे आते नहीं कर पाते हैं अफोर्ड, और फिर इसलिए उन्हें मजबूरन क्या करना पड़ता है, मनी लेंडर से पैसा लेना होता है। अब क्या करें, बैंक वगैरह लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो उन्हें जाकर फिर मनी लेंडर से उधार लेना होता है। अब मनी लेंडर ठहरे मालिक, है ना, तो अपनी मनचाही रेट लगाते हैं। गरीब है फार्मर्स, उन्हें नॉलेज नहीं है और ज़रूरत भी है, तो उनकी ज़रूरतों का फ़ायदा उठाया जाता है और उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब इससे दिक्कत क्या आती है कि मान लीजिए साल भर में क्रॉप ग्रो नहीं हो पाए, उनको प्रॉफिट तो अर्न नहीं हुआ, बट इनको तो अपना पैसा चाहिए ना, तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, इन्हें पैसा देना होता है। अब भी अगर पैसा नहीं दे पाते तो फार्मर्स दोबारा से लोन उठाते हैं ताकि इनका पेमेंट हो जाए, नहीं तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, है ना। अगर 10,000 रुपये ये लेते हैं ना, तो बदले में उन्हें कितने देने होते हैं फार्मर्स को, इन्हें 12,000 रुपये देने होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो बैड डेट में आ जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, इसलिए कोई भी फार्मर क्या नहीं हो पाता, डेवलप नहीं हो पाता। पर अब ये तो प्रॉब्लम, देखते हैं सॉल्यूशन कि अगर इसकी जगह हमारी जो लोकल बैंक्स है वो उन्हें रिजनेबल रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि ये तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पर वहीं पर अगर हमारी बैंक उन्हें रिजनेबल रेट पर क्या प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी, तो वो लोग ये सब चीज़ें टाइम पर खरीद पाएंगे और अपनी लैंड को कल्टिवेट कर पाएंगे, और पानी तो उन्हें मिल ही रहा है, तो वो क्या कर पाएंगे, चीप रेट में उन्हें जो एग्रीकल्चर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनकी वो पूरी हो पाएगी और वो अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अब देखो पानी अवेलेबल हो गया, सारी सीड्स वगैरह जो है, जो उन्हें इक्विपमेंट्स चाहिए वो चीप रेट में अवेलेबल हो गए, एग्रीकल्चर रिलेटेड जितना भी सामान था वो सस्ते में मिल गया, तो इससे उनकी फार्मिंग क्या हो पाएगी, इम्प्रूव हो पाएगी, है ना। अब ये तो हमने ये बात की, अब और भी अदर वेज हैं। अब एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से थोड़ा हटके देखते हैं कि हम और कौन से ऐसे वेज क्रिएट कर सकते हैं जिनसे ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या हो सके, दूर हो सके। क्योंकि कुछ फार्मर्स तो ऐसे जिनका खुद का लैंड है, तो उनके लिए हम इस तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट अगर कुछ लोग हैं जिनके पास अपना लैंड नहीं है, वो फार्मर्स लोग नहीं है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो दूसरा वे है टैकल करने का इस प्रॉब्लम का कि आप लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, है ना, उन्हें रूरल एरियाज में, सेमी रूरल एरियाज में लगाओ, और जैसे, है ना, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। आज हम देखें कि अगर हमारा एरिया रूरल एरिया है ना, वो छोटा सा एरिया है, अगर वहाँ पर सिटी की कोई भी फैक्ट्री आएगी और वो वहाँ पर आकर सेटअप होगी, तो वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा, उनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और इससे एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा। जैसे अब मान लो, सपोज करो कि कुछ फार्मर्स है ना, वो डिसाइड कर ले कि हम अरहर और ये जो दालें वगैरह होती हैं इनको ग्रो करें, उसके बाद क्या करें, दाल मिल को इस्टेब्लिश कर लें, तो दालें मतलब उगाएं और उसको प्रोसेस करें और फिर सिटीज़ में लाकर सेल कर दें। तो ये भी एक तरीका है ना। सिटीज़ में जो दाल वगैरह होती है उनकी डिमांड होती है ना, वो पैकिंग वाली दाल आती है, पाउडर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं सिटी के लोग, तो वहाँ पर डिमांड है। तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन तो वो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो एक दाल मिल सेटअप कर लें कुछ फार्मर्स मिलके, तो वहाँ पर वो क्या करें, उसको फिर प्रोसेस करें और फिर उन्हें सिटीज़ में सप्लाई कर दें, तो इससे भी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है ना। और फिर क्या करें, कोल्ड स्टोरेज हम ओपन कर सकते हैं, जिससे फार्मर्स को क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे पोटैटोज हो गया, ऑनियंस वगैरह हो गया, और जब को उनकी अच्छी प्राइस मिले तो उनको वो क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया,
है ना। और साथ ही साथ जो विलेज एरियाज है तो वहाँ पर हनी कलेक्शन सेंटर्स क्या कर दिए जाएं, एस्टैब्लिश कर दिए जाएं। तो जितने भी फार्मर्स हैं जो हनी कलेक्ट करके लाते हैं मतलब जंगल वगैरह से, तो वो वहाँ पर हनी को क्या कर दें, सेल कर दें। क्योंकि आपको पता है कि वो फ्रेश हनी वो फार्मर्स वगैरह अगर जंगल से लेकर आएंगे वो वहाँ की इंडस्ट्रीज को मिल जाएंगी। तो वो आप देखते हो ना पैकेजिंग जो हनी आती है, जो हम पतंजलि की हनी यूज करते हैं, तो वो आगे उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इससे फार्मर्स को भी क्या हुआ, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उनका एक वे बन गया इनकम जनरेट करने का कि सिर्फ जंगल से हनी लाकर उनको देना है और उसको वो सेल करेंगे तो उन्हें पैसा मिल पाएगा, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, इट ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। अब हम और काम एक और कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्रीज आप सेटअप कर दो कि फार्मर्स वगैरह जो पोटैटो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। हम देखते हैं पोटैटो चिप्स आते हैं, डायमंड कंपनी है, तो उनके हम चिप्स बनाकर पैक कर कर उन्हें क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। टोमेटो है तो उसका केचप बनाकर हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, है ना। ये होममेड भी हो सकता है, घर पर भी हम कर सकते हैं। तो इससे भी लोगों को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सारे वेज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन एरियाज। मतलब लार्ज अर्बन एरियाज में भले लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना भी मिल पाए, पर सेमी रूरल एरियाज में तो इन वेज से लोगों को क्या मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। ओके अब क्या आपको पता है इंडिया के अंदर 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कौन सी एज से बिलोंग करती है, 5 to 29 ईयर्स। मतलब ज़्यादा लोग क्या यूथ हैं यहाँ पर जिनकी एज क्या है 5 to 9 ईयर, और उनमें से ओनली 51% लोग जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटेंड करते हैं, जो स्कूल्स वगैरह जाते हैं। और जो 18 ईयर से कम के लोग हैं वो घर पर ही रहते हैं, वो स्कूल्स वगैरह नहीं जाते। जो हम चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को सुनते हैं ना, तो वो उससे फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम से वो फेस करते हैं। अगर इन चिल्ड्रंस को स्कूल अटेंड करने के लिए भेजा जाए तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, स्कूल्स की डिमांड बढ़ेगी, तो बिल्डिंग भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्डिंग बनाना है, लेबर्स की नीड है, टीचर्स पढ़ाने के लिए चाहिए, तो टीचर्स की जॉब भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। हमें प्रॉपर स्टाफ चाहिए, तो उन लोगों को भी जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, तो उन्हें भी क्या मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। द स्टडी कंडक्टेड बाय द अर्थविल erstwhile प्लानिंग कमीशन नाउ नॉन एज द नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन तो आप लोगों को पता होगा, जो हर 5 ईयर जो हमारे प्लान होते हैं ना, तो इनकी रिसर्च के से जिसे अभी नीति आयोग का नाम दिया गया है, वहाँ पर क्या बताया गया है, वहाँ बताया गया है कि नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। मतलब हमारा जो एक एजुकेशन सेक्टर है ना, उसमें ही एक बार में कितनी लाख जॉब्स क्रिएट होती है, 20 लाख जॉब्स क्रिएट होती है। तो अगर जो बच्चे मतलब 18 साल से कम के हैं, जो स्कूल्स अटेंड नहीं कर रहे, तो अगर वो लोग भी स्कूल्स अटेंड करने लग जाएंगे, तो सोचो इस पर्टिकुलर सेक्टर में और कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर्स को भी इम्प्रूव करने की नीड है, क्योंकि यही हमने पढ़ा था जब हमने केरला, हरियाणा इनकी स्टडी की थी डेवलपमेंट चैप्टर में। तो वहाँ पर देखा था कि ये जो है ये मेन इंडिकेटर्स हैं किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की को चेक करने के लिए कि वो कितने डेवलप्ड है ना। तो जैसे हमने एजुकेशन में पढ़ा, तो यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। अब हमें हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्टर्स चाहिए होंगे, नर्सेज की नीड होगी, हेल्थ वर्कर्स की नीड होगी। तो ये अगर काम रूरल एरियाज में किया जाए तो वहाँ पर भी उन लोगों को क्या मिल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। तो दिस आर द सम वेज बाय विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड एंड वी वुड also be able to address the important aspect of development talk about in the chapter 1। वही बात वो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के बारे में जो हमने बात की थी, उसको भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे, डेवलपमेंट भी कर पाएंगे और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे। ओके अब है देखो, एवरी स्टेट और रीजन हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन दैट एरिया।
हर स्टेट के पास, हर रीजन के पास ये पोटेंशियल तो होता है कि वो अपने एरिया के लिए क्या कर पाए, इनकम जनरेट कर पाए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। अब एक और वे है कि इट कुड बी टूरिज्म, हम टूरिज्म से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। रीजनल क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज जो हैं, और अभी तो नई जो सर्विसेज आ रही हैं IT सेक्टर, उसमें बहुत एम्प्लॉयमेंट है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर है। सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिनमें से कुछ जो मतलब वे हैं उनमें प्रॉपर प्लानिंग की नीड है, हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो इन सेक्टर्स में क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, the same study by the Planning Commission sees that if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people। कि अगर पर्टिकुलर टूरिज्म सेक्टर में, आजकल टूरिज्म की डिमांड बहुत हो चुकी है ना, बहुत फॉरेनर्स हमारे इंडिया में विजिट करने आते हैं, तो अगर इस सेक्टर्स में इम्प्रूव कर दिया जाए, लोगों को इस सेक्टर्स में मतलब समझाया जाए, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाए, तो पर्टिकुलर यही सेक्टर, जैसे एजुकेशनल सेक्टर 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर 35 लाख से भी ज़्यादा लोगों को क्या दे पाएगा, एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा। क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, और उसमें से ना मतलब 0.5% मतलब 50% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास काम नहीं है, करना चाहते हैं पर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है ना। जब एक सेक्टर में, आप खुद ही देखो, एक सेक्टर में जब 2 लोगों की नीड है और हम अगर 4 लोगों को अपॉइंट भी कर भी लेंगे, पर वो रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा ना, वही वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो यही तो हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कम है। तो हमें ये अलग अलग वेज ढूंढने होंगे, और हम देख रहे हैं आने वाला जो हमारा टाइम है ना, तो वो तो क्या हो रहा है, और भी एडवांस हो रहा है। मतलब कुछ जॉब जो आज फिक्स भी है ना, तो आने वाले टाइम में तो वो जॉब्स भी जाने वाली है। तो हमें और वेज ढूंढने होंगे, क्योंकि काम तो करना है ना। एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो इनकम कहाँ से जनरेट करोगे, और इनकम ही जनरेट नहीं होगी तो लाइफ को कैसे सरवाइव करोगे। जीने के लिए पैसा जरूरी है और पैसे के लिए कमाना जरूरी है ना। तो अभी हमें और वेज ढूंढने होंगे, ये तो हम एक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आगे जब फ्यूचर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होगा। देखो ना, आज आप खुद ही देखो, जिस ट्रेंड से हम चल रहे हैं, जो एजुकेशनल सिस्टम ऑफलाइन हुआ करते थे, आज उसका प्लेस यूट्यूब ने ले लिया, ऑनलाइन ले लिया है ना। आज आप घर बैठे पढ़ रहे हो, तो क्यों बच्चे स्कूल्स में जाएंगे, आने वाला टाइम ऐसा आएगा ही ना। तो वहाँ फिर वो टीचर्स की जॉब का क्या होगा, नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल। तो हमें टाइम के साथ एडवांस होना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती है, पर उसे ढूंढने की नीड होती है ना। तो और भी जैसे we must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India met the law implementing the right to work. ऑब्वियस सी बात है, देखो हमने ऊपर जो मतलब वेज डिस्कस किए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। लास्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है तो आसान बात तो नहीं है ना। बोलना तो आसान होता है पर एक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये तो लॉन्ग टर्म की बात है, बट शॉर्ट टर्म के लिए भी तो कुछ ना कुछ मतलब वे तो हमें ढूंढना होगा। एम्प्लॉयमेंट तो कंटिन्यू, हम अनएम्प्लॉयमेंट तो हम कंटिन्यू फेस कर ही रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म तो हमें क्या सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा ना, शॉर्टकट थोड़ा सा ढूंढना होगा। तो इसके लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम है राइट टू वर्क, कि हर इंसान को काम करने का अधिकार है। और इसी वे ये इन्होंने कहाँ पर चलाया, 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के, कि हर इंसान को काम करने का राइट है। और इसके लिए इन्होंने मनरेगा है ना, जिससे पहले नरेगा योजना कहा जाता था, इस तरह की योजना चलाई जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब स्टार्ट हुआ था ये 2005 में। इसका देखो ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाता है, जैसे मनरेगा जो योजना है उसका फुल फॉर्म बताओ, या ये कब स्टार्ट हुआ था, है ना, और कौन सा एक्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो राइट टू वर्क। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। अब ये जो योजना थी, ये जो एक्ट था, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ये मतलब लॉ दिया कि ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर नीडेड इन of work in rural areas are guaranteed 400 days।
कि रूरल एरियाज में जो लोग काम करने में सक्षम है, जिन्हें काम की ज़रूरत है ना, जो काम करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे दी कि आपको 100 दिन तक का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। कितने दिन का? 100 दिन का, मतलब 3 महीने और 10 दिन हो गए है ना अप्रोक्सली। तो इतने टाइम तक का आपको क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, आपको कोई हटा नहीं सकता। अब अगर गवर्नमेंट ये फेल हो जाती है या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है, तब क्या? तो ये तो नुकसान है ना। तो इसके लिए उन्होंने और गारंटी दी कि अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया जाएगा। अलाउंस क्या होता है? भत्ता होता है ना, हिंदी में इसको ये कहते हैं कि मतलब लोगों को कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप इस सर्विसेज को ले लो। बहुत सारे अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंस होते हैं कि अगर आपको जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को देती है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप अपना इलाज करवा सकते हो, वो अपनी तरफ से देते हैं। तो सेम उसी वे में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पहले क्या गारंटी दी कि हम आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे, और बाय चांस हम एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो जाते हैं तो उस में भी आपका नुकसान नहीं होगा। उसकी जगह फिर हम आपको क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, ताकि आप अपनी फैमिली का मतलब जो घर खर्च है वो क्या कर सको, चला सको। The types of the work that would in future have to increase the production from land will be given preference under this act। और यहाँ पर बेसिकली जो जिस काम पे ध्यान दिया जाता है वो किन काम पे दिया जाता है, जो जमीन से जुड़े काम है, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी काम है, मतलब कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है जो फ्यूचर में जाके प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। तो आज हमने किसकी बात करी? आज हमने बात करी सॉल्यूशंस की। पहले प्रॉब्लम्स देखी, फिर सॉल्यूशन समझा कि हम किन किन वे से क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। हम इरिगेशन फैसिलिटी के लिए पानी प्रोवाइड करके खुद की लैंड पर क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम कोल्ड स्टोरेज ओपन करवा के कर सकते हैं। हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ओपन करवा सकते हैं रूरल एरियाज़ में जो रॉ मटेरियल से, जो वो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से उनको ट्रांसफ़र करके जैसे चिप्स वगैरह ये बनाकर सेल कर सकती है ना। आईटी सेक्टर, टूरिज्म, इनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। एजुकेशनल सेक्टर में किया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर्स में किया जा सकता है, और ये जो एक्ट है हमारा इसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये वो वेज है जिनसे एक कंट्री क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करवा सकती है। सो हमारा जो आज का वीडियो है वो तो यहीं पर कंप्लीट होता है, एंड वी विल मीट सून विद अनदर वीडियो। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड subscribe our channel. Thank you. Bye bye.